कहां तक हुआ था? अच्छा, ध्यान दीजिए दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, पिछले फिर बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करिएगा तो क्लास में याद होगा, नहीं होगा? बातचीत नहीं करना। लगता बहुत गांधी घाट चल गया है। हाँ, NIT घाट को गांधी घाट कहते हैं। चलिए, एक बार हम भी गए। अब सुनिएगा कि हल्ला करिएगा। पिछले क्लास में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की चर्चा किए थे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का टकराकर उसी माध्यम में लौट आना। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट आती है तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन समतल सतह से भी टकराकर हो सकता है और उभर खाबर सतह से भी टकराकर हो सकता है। इसलिए परावर्तन को दो भागों में हम बांटे थे, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन नियमों के अधीन होती है, जबकि अनियमित परावर्तन में कोई नियम का पालन नहीं होता है। नियमित परावर्तन में जिन नियमों का पालन होता है उसकी संख्या 2 है, यानी परावर्तन के 2 नियम हैं और वो दोनों नियम आप जान ही चुके हैं। आज हम समझेंगे कि इमेज या प्रतिबिंब क्या है। इमेज या प्रतिबिंब क्या है? तो मान लीजिए दोस्तों, ये एक सतह है और यह एक दर्पण है और यहां पर एक वस्तु है, यहां पर एक और वस्तु जब इस दर्पण से टकराती है तो ये लंबवत टकराया है तो लंबवत ही लौट जाएगा। लेकिन एक प्रकाश की किरणें वस्तु से निकलकर यहां टकराती है और इस तरह निकलती है और आपके आंखों को इस दर्पण के पीछे यही वस्तु दिखाई पड़ेगा। आपको यह वस्तु इस दर्पण के पीछे दिखाई पड़ेगा। एक दूसरी स्थिति, ये भी एक दर्पण है, ये भी एक क्या है? दर्पण है और यहां पर एक वस्तु रखा हुआ है। इस वस्तु से एक प्रकाश की किरणें निकला और इस तरह से प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद लौट गया। उसके बाद एक प्रकाश की किरणें यहां निकला और परावर्तन के बाद ऐसे निकला, तो यहां पर इसी वस्तु का आपको प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगी। ये वस्तु आपको यहां पर भी दिखाई पड़ेगी। जब किसी वस्तु से निकली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, किसी वस्तु से निकले प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं।
किसी वस्तु से निकला प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। यहां पर प्रकाश की किरणें मिला नहीं है, ये गया ऊपर, ये गया इधर, मिला नहीं है, लेकिन हमारी आंखों को मिलता हुआ प्रतीत होगा। वस्तु से निकला प्रकाश, अब कहिएगा वस्तु से प्रकाश कैसे निकलेगा? मान लेते हैं प्रकाश कहीं और से आ रहा था, प्रकाश कहीं और से आ रहा था, वस्तु पर पड़ रहा था और वस्तु से ही निकल रहा था। किसी वस्तु से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। किसका? वस्तु का। क्लियर हो गया? अब प्रतिबिंब केवल परावर्तन से नहीं बल्कि अपवर्तन के द्वारा भी बनता है। अपवर्तन क्या है? तो अपवर्तन जो भी प्रक्रिया है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप समझिए कि दर्पण का काम होता है परावर्तन करना और अपवर्तन का कार्य लेंसों के माध्यम से होता है। तो प्रतिबिंब दर्पण के भी द्वारा होता है, प्रतिबिंब लेंस के द्वारा भी बनता है। लेंस के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है वो हम आगे पढ़ेंगे, ये टॉपिक हमारे लिए पढ़ने का विषय है आगे। लेकिन प्रतिबिंब क्या है, बात समझे कि नहीं समझे? जब किसी वस्तु से निकली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद, परावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को हम प्रतिबिंब कहते हैं। वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर हो गया? अब प्रतिबिंब जो है दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार का? दो प्रकार का। वास्तविक प्रतिबिंब और वर्चुअल इमेज, यानी कि काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब तब बनती है जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें मिलती है, जब प्रकाश की किरणें मिलती है। और काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरणें मिलती हुई आंखों को प्रतीत होती है, मिलती हुई आंखों को प्रतीत होती है। कभी कभी मिलता नहीं है प्रकाश किरण, हमारी आंखों को एक भ्रम दिखाई देता है, और वो भ्रम दिखाई देता है इसीलिए उसे हम आभासी या काल्पनिक। तो वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा? जब प्रकाश की किरणें मिलती है। जैसे यहां देखिए प्रकाश की किरणें वास्तव में मिला है, यहां पर कौन प्रतिबिंब बना है? वास्तविक। लेकिन यहीं पर स्थिति देखिए, प्रकाश की किरणें मिला है नहीं है, बल्कि आंखों को लगता है कि मिला है, इसलिए यहां पर कौन प्रतिबिंब बना है? काल्पनिक प्रतिबिंब बना है। कौन प्रतिबिंब बना है? तो जब प्रकाश की किरणें वास्तव में परावर्तन या अपवर्तन के बाद मिलती है, तो प्रकाश की किरणें के मिलने से जो प्रतिबिंब बनता है, जबकि जब प्रकाश की किरणें नहीं मिलती है बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है, तब कैसा कम प्रतिबिंब बनता है? क्लियर हो गया? अब देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, हमेशा उल्टा, वस्तु का उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, हमेशा उल्टा बनेगा, कभी भी सीधा वास्तविक प्रतिबिंब। जो प्रतिबिंब उल्टा है 100% वो क्या है? वास्तविक है। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। क्लियर हो गया? अगला ये समझ लीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा
जा सकता है, पर्दे पर उतारा जा सकता है, या निगेटिव पर उतारा जा सकता है। पर्दा की जगह आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? निगेटिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि अब निगेटिव वाला कैमरा चलता नहीं है। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं उसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, निगेटिव पर उतारा जा सकता है, और उसे पर्दे पर उतार कर सीधा भी किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, लेकिन उसे हम पर्दे पर उतार सकते हैं, और पर्दे पर उतार करके उसे सीधा भी कर सकते हैं। कैसे? तो पर्दे पर उल्टा उतार लेंगे और पर्दा को उल्टा कर देंगे, पर्दा को उल्टा कर देंगे तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन यह प्रतिबिंब तो काल्पनिक है ना जी, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, समझ गए कि नहीं? जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से निकलती है, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से निकलती है और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उसी बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब परावर्तन के द्वारा भी बनता है, प्रतिबिंब अपवर्तन के द्वारा भी बनता है। प्रतिबिंब परावर्तन के द्वारा भी बनता है, प्रतिबिंब अपवर्तन के द्वारा भी बनता है। परावर्तन का कार्य दर्पण करते हैं, अपवर्तन का कार्य लेंस करते हैं, अपवर्तन का कार्य लेंस करते हैं। यानी दर्पण भी, मिरर भी प्रतिबिंब बनाता है और लेंस भी प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन दोनों का फंक्शन अलग अलग है। मिरर यानी कि दर्पण प्रकाश के परावर्तन के द्वारा प्रतिबिंब बनाता है और लेंस प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा प्रतिबिंब बनाता है। लेंस प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा भी प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? दो प्रकार के। वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरणें मिलती है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में वो मिलती नहीं है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक है तो सिर्फ आंखों से हम देख सकते हैं, उसे पर्दे पर उतार नहीं सकते, उसे पर्दे पर उतार। क्लियर हो गया? समझे? प्रतिबिंब समझे? कौन से प्रतिबिंब हमेशा उल्टे बनते हैं? वास्तविक। किस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं? वास्तविक। प्रकाश के किरणों के मिलने से कौन प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक। लेकिन जब प्रकाश की किरणें मिलती नहीं है बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है, काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा किस तरह बनता है? सीधा बनता हमेशा, या जो प्रतिबिंब सीधा बना वो निश्चित ही काल्पनिक है, जो प्रतिबिंब उल्टा बना वो निश्चित ही। क्लियर? कोई दिक्कत? दीपू मिश्रा कह रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, क्या बात करते? समझ में आ गया नहीं जी? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वस्तु से निकलेगा प्रकाश और किसी से टकराकर परावर्तन होकर वो प्रकाश जहां मिलेगा, मिलकर बनाएगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। गर्मी के समय हम लोगों का छाया बनता है जी, छाया भी एक प्रकार का क्या है? प्रतिबिंब है। छाया भी एक प्रकार का क्या है? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? अब आपको समझना है समतल दर्पण द्वारा समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब में क्या विशेषताएं होती है? अरे प्रतिबिंब नहीं समझे तो क्या हुआ? फोटो। फोटो समझे कि नहीं समझे? हाँ, वो जो फोटो एक तरह का प्रतिबिंब ही है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि समतल दर्पण
के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब में कौन कौन सी विशेषताएं मौजूद रहती है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि दर्पण है क्या। दर्पण वह उपकरण है जिसका काम है प्रकाश का परावर्तन करना। दर्पण एक ऐसा सतह है जिसका काम है प्रकाश का परावर्तन करना। जो सतह प्रकाश का परावर्तन कर रहा है वो दर्पण कहलाएगा, और जो दर्पण समतल है वही कहलाएगा समतल। हम जो घर में ऐनक इस्तेमाल करते हैं वो एक प्रकार का क्या है, समतल दर्पण है। उस ऐनक समतल दर्पण क्यों है, क्योंकि वह समतल है, इसीलिए समतल है। क्लियर बात समझे कि नहीं समझे। जो समतल है वही समतल कहलाएगा। कोई दिक्कत। अब आइए दोस्तों, पहले हम समतल दर्पण से प्रतिबिंब को बना ले। अब देखिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितने प्रकाश की किरणों की आवश्यकता है, 2। अगर हम समतल बनाने की प्रक्रिया को बोर्ड पर या कॉपी पर या किताब में समझाएंगे तो इसके लिए कम से कम कितने प्रकाश किरण चाहिए, 2। वैसे अनगिनत प्रकाश किरणों से प्रतिबिंब का निर्माण होता है, लेकिन हम दर्शाने के लिए कितने प्रकाश लेते हैं, कितने प्रकाश की किरणें लेते हैं, 2। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब कभी प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया को समझनी है तो हमें कम से कम कितने प्रकाश किरणों की चाहिए आवश्यकता है, 2। लेकिन वास्तविकता है कि जब भी प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का तो असंख्य प्रकाश किरणों से बनता है। लेकिन असंख्य प्रकाश किरणों को हम बोर्ड पर या कॉपी पर दर्शा सकते हैं। तो प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया को आसान तरीके से समझाने के लिए, दिखाने के लिए हम कितने प्रकाश किरणों का उपयोग करते हैं, 2। लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रकृति में जहां कहीं भी प्रतिबिंब बन रहा है, जहां कहीं भी छाया बन रहा है, वो असंख्य प्रकाश किरणों से बन रहा है, वो असंख्य प्रकाश किरणों से बन रहा है। लेकिन जब हम प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया को दिखाते हैं तो उसमें केवल 2 प्रकाश किरणों का ही हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि असंख्य प्रकाश किरणों को हम दिखा। दोस्तों, ये है दर्पण, ये है दर्पण। और ये लाइन खींच देने का मतलब है कि प्रकाश इधर जाएगा नहीं। ये लाइन खींचने के पर्पस ये है कि हम बताना चाहते कि प्रकाश इधर जा ही नहीं सकता। तो मान लेते हैं यही है समतल दर्पण, और यह समतल दर्पण बिल्कुल है क्योंकि यह समतल है। और मान लेते हैं इसके आगे एक वस्तु रखा हुआ है। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन आ रहा है कि छाया कौन सा प्रतिबिंब है। छाया सीधा होता है कि उल्टा? जो प्रतिबिंब सीधा है वो वास्तविक है, उल्टा है तो काल्पनिक है। सीधा बनता है, सीधा। दोस्तों, ये समतल दर्पण है, और समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है तो इसकी प्रक्रिया को हम समझते हैं। यह समतल दर्पण है और मान लीजिए इसके आगे एक वस्तु है। वैसे समतल दर्पण के लिए कोई भी वस्तु बिंदु समान ही होता है, तो आगे एक वस्तु है। यह समतल दर्पण है, इसके आगे एक वस्तु है। अब मान लेते हैं कि एक प्रकाश की किरणें हम सीधे सीधे गिरा दिए दर्पण पर, तो यह प्रकाश की किरणें सीधे आया है तो सीधे निकलेगा, क्योंकि परावर्तन का नियम है, लंबवत आपतित किरण लंबवत ही निकल जाती है, निकल गया। एक प्रकाश की किरणें इस प्रकार आया, अब ये तिरछा आया है तो निश्चित ही यह तिरछा निकलेगा, निश्चित ही यह क्या निकलेगा। और इस तरह से ये दोनों प्रकाश की किरणें आपस में ऊपर में कहीं मिलेगा
लेकिन हमारे आंखों को ये मिलती हुई प्रतीत होगा, और यह है दोस्तों वस्तु, और यह है वस्तु का प्रतिबिंब, यह है वस्तु का प्रतिबिंब, यह है वस्तु, यह है प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया को आप समझ गए कि नहीं? अब समतल दर्पण में जो ये प्रतिबिंब बना, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं आप देखिए। सबसे पहली विशेषता कि समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी, और आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो वो क्या होगा? सीधा होगा। और समतल दर्पण में प्रत्येक स्थिति में ऐसा ही प्रतिबिंब बनता है। कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनता ही, आप वस्तु को कहीं भी रख दिए, निकट में रख दीजिए, दूर में रख दीजिए, बाएं रख दीजिए, दाएं रख दीजिए, कहीं पर भी आप रखिएगा, समतल दर्पण में प्रत्येक स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा? आभासी और सीधा। समतल दर्पण में प्रत्येक स्थिति में कैसा प्रतिबिंब बनते हैं? आभासी और क्या समतल दर्पण में कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण संभव है? बिल्कुल नहीं। समतल दर्पण में कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण संभव है। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए कि समतल दर्पण से जितनी दूर वस्तु होता है, उतनी ही दूर दर्पण से प्रतिबिंब भी होता है। अगर दर्पण से वस्तु की दूरी x मीटर है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी x मीटर होगा। बात समझे कि नहीं समझे? समतल दर्पण से जितना दूर वस्तु होता है, समतल दर्पण से जितना दूर वस्तु होता है, प्रतिबिंब भी समतल दर्पण से उतना दूर होता है। अगर किसी समतल दर्पण से वस्तु की दूरी x मीटर है, अगर समतल दर्पण से वस्तु की दूरी x मीटर है, तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी कितना होगा? एक वस्तु समतल दर्पण से 2 मीटर दूर है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूर होगा? 2 मीटर होगा। समझ गए? लेकिन इसी सवाल को कभी घुमा के पूछता है कि एक वस्तु समतल दर्पण से 2 मीटर दूर है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से कितना दूर होगा? कितना? 4 मीटर। याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट वही है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूर होता है जितना दर्पण से वस्तु दूर होता है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा कि एक वस्तु दर्पण से, समतल दर्पण से 2 मीटर दूर है, तो समतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब वस्तु से कितना दूर होगा? 4 मीटर दूर होगा। प्रतिबिंब दर्पण से 2 मीटर दूर होगा और वस्तु से 4 मीटर दूर होगा। क्लियर? दूसरी विशेषता याद हुआ? समतल दर्पण में प्रत्येक स्थिति में कैसा प्रतिबिंब? आभासी, और किसी भी परिस्थिति में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब समतल दर्पण में नहीं बनता है। समतल दर्पण से वस्तु जितना दूर होता है, उतना ही दूर उसका दर्पण से प्रतिबिंब का होता है। दर्पण से। क्लियर हो गया? तीसरी विशेषता कि वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा दर्पण पर क्या होता है? लंब होता है। वस्तु और ये क्या हो रहा है जी? हाँ, वस्तु और प्रतिबिंब को ध्यान दीजिएगा, वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा दर्पण पर लंबवत होता है। समतल दर्पण के आगे रखी वस्तु
और पीछे बना उसका प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा दर्पण पर लंबवत होता, हमेशा लंबवत। आप जब भी समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब को आप जब भी समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाइएगा, वे रेखा दर्पण में हमेशा क्या होगा? लंबवत होगा। वो दर्पण पर हमेशा क्या होगा? लंबवत होगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। समतल दर्पण में प्रत्येक स्थिति में कैसा प्रतिबिंब? आभासी और सीधा। समतल दर्पण से जितना दूर वस्तु होता है, समतल दर्पण से उतना ही दूर वस्तु का प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के आगे रखे वस्तु और पीछे बना उसके प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा दर्पण पर लंबवत होता है, दर्पण पर लंबवत होता है। अगली विशेषता आप समझिए कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के, कभी भी प्रतिबिंब दर्पण के आगे नहीं बनता है, या जिधर वस्तु है उधर कभी भी प्रतिबिंब। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के। क्लियर हो गया? बात समझ गए? अगली विशेषता याद होते जा रहा ना। समतल दर्पण में प्रत्येक स्थिति में कैसा प्रतिबिंब? समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण से वस्तु जितना दूर होगा, प्रतिबिंब उतना ही दूर होगा। समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा दर्पण पर लंबवत होगा, दर्पण पर लंबवत होगा। समझ गए? अब अगली विशेषता को समझिए। समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने की व्यवस्था को आप समझा दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। दर्पण बनाने प्रतिबिंब बनाने के लिए हम कितने प्रकाश की किरणों को लेते हैं? 2। लेकिन वास्तविकता में जितने भी प्रतिबिंब बने हुए हम देखते हैं, वे असंख्य प्रकाश किरणों से बनी होती है, वे असंख्य प्रकाश किरणों से बनी होती है। अगली विशेषता को समझिए कि समतल दर्पण में जो किरणें लंबवत आपतित होती है वो तो लंबवत ही निकल जाती है, लेकिन जो किरणें तिरछी आपतित होती है वो इस प्रकार निकलती है। अब हम ये समझेंगे कि समतल दर्पण में आपतित किरण में कितना का विचलन उत्पन्न होता है। समतल दर्पण पर आपतित किरण में कितना का विचलन उत्पन्न होता है। यह है आपतित किरण और यह है परावर्तित किरण। यह है आपतित किरण, यह है आपतित किरण। अगर टकराती नहीं तो कुछ इस तरह से सीधे निकलती कि नहीं? आपतित किरण अगर टकराती नहीं तो कुछ इस तरह से सीधे निकलती, लेकिन टकराकर इस तरह से निकला है। परावर्तन के नियमों के अनुसार ये अभिलंब है और ये थीटा है, तो ये भी कितना थीटा। अब इसका विचलन कितना है? यह है परावर्तित किरण और यह है इसका विचलन, और इस विचलन कोण का मान हो जाएगा 180 डिग्री माइनस। तो आपतित किरण में कितना का विचलन उत्पन्न हुआ है? 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। समझे किन बात को? नहीं समझे तो एक बार फिर से समझिए दोस्तों। यह है समतल दर्पण। आप प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया को छोड़ दीजिए। यह है आपतित किरण, ये क्या है? आपतित किरण। और ये क्या हो गया? परावर्तित किरण। और हम गिरा देते हैं क्या? अभिलंब। और ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा?
तो हमें यह पता करना है कि आपतित किरण में कितना का विचलन हुआ। आपतित किरण का कितना डिग्री विचलन हुआ। तो आपतित किरण अगर परावर्तित नहीं होती तो कुछ इस तरह से निकलती, लेकिन वास्तविकता में यह किरण यहां से परावर्तित हुआ है। तो इतना का जो है, इतना का जो है कोण, इतना का जो है कोण, ये कौन कोण है? विचलन कोण है। और आप जानते हैं कि एक सरल रेखा पर टोटल कितना का कोण, और उसमें 180 डिग्री में इधर थीटा कोण बन चुका है। यह सरल रेखा हुआ, इस पर टोटल कितना कोण बनेगा? 100। इसमें 2 थीटा मैनेज हो गया, तो ये कोण का मान 180 डिग्री माइनस 2 थीटा हुआ कि नहीं? तो समतल दर्पण में आपतित किरण में कितना का विचलन उत्पन्न होता है? 180 डिग्री माइनस, या इसको 180 डिग्री माइनस 2 आई लिख सकते हैं। आई बराबर कौन कोण? आपतन कोण, और जितना आपतन कोण उतना ही परावर्तन कोण। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहां आई का मतलब कौन कोण, और 2 आई लिख दिए, मतलब 2 परावर्तन कोण और 2 परावर्तन कोण, इसलिए लिख दिए कि ये आई बराबर आपतन कोण और 2 आपतन, 2 गुना आपतन कोण, मतलब जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपतन कोण को दुगुना कर देने से। क्लियर? तो समतल दर्पण में कितना का विचलन उत्पन्न होता है? समतल दर्पण के आपतित किरण में कितना का विचलन उत्पन्न होता है? और यह विचलन तब उत्पन्न होगा जब किरणें तिरछी पड़े। जब किरणें लंबवत आपतित होगा तो लंबवत ही निकल जाएगा, लंबवत आपतित होगा तो लंबवत ही निकल जाएगा। क्लियर? बात समझ गए? समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया को अब आप कॉपी पर बना लीजिएगा। समतल दर्पण के लिए कोई भी वस्तु बहुत छोटा होता है और 2 प्रकाश की किरणें चाहिए। एक को सीधा आपतित कर देंगे और सीधा एक को तिरछी आपतित करेंगे, जो इस तरह से निकलेगा, और प्रतिबिंब बनेगा हमेशा पीछे में। अभी तक जितना विशेषता बताए समझ गए? समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा उतना ही पीछे जितना वस्तु आगे, जितना वस्तु आगे रहता है उतना ही प्रतिबिंब। और ये जो पीछे रहता है ये आभासी रूप से रहता है। आप ऐनक में अपना प्रतिबिंब देखते हैं ना, वो पीछे रहता है, और वहां पीछे का मतलब ये वर्चुअल है, आभासी है। वास्तविकता में पीछे में कुछ होता, तो पिछला जो दूरी है वो भी एक आभासी दूरी है, सिर्फ हमारे आंखों को वो प्रतीत होता है, वास्तव में ऐसा कुछ है ही, सब कुछ आभासी है समतल दर्पण में। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता, हमेशा सीधा बनता, हमेशा दर्पण के पीछे बनता, हमेशा वस्तु जितना आगे रहता उतना पीछे बनता है। बात मत करिए, बैठकर याद करिएगा तो बात कर रहा है और दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा है। अपनों नौकरी से जाएगा और दूसरों को झूला झूलाएगा। क्लियर हो गया? अब समतल दर्पण में चूंकि हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, तो क्या उस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? नहीं। यानी समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा। अब ध्यान दीजिए, समतल दर्पण के तरफ, समतल दर्पण के तरफ कोई व्यक्ति भी वेग से आ रहा है। समतल दर्पण के तरफ कोई व्यक्ति, तो उसका प्रतिबिंब उसके और किस वेग से आ रहा है? 2v वेग से आता है। क्लियर?
अगर कोई व्यक्ति समतल दर्पण के तरफ भी वेग से भाग रहा है तो उसे अपना प्रतिबिंब उसकी ओर आते नजर होगा दुगुने वेग से। यानी एक व्यक्ति दर्पण के तरफ 4 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से भाग रहा है तो उसका प्रतिबिंब उसके तरफ 8 मीटर प्रति सेकंड के तरफ से भागता आभास होगा, प्रतीत होगा। यानी हम जिस गति से दर्पण की ओर भागेंगे उसका दुगुनी गति से हमारा प्रतिबिंब हमारी ओर भागते नजर आएगा उस दर्पण में। क्लियर हुआ? बात समझ गए? अगर कोई व्यक्ति समतल दर्पण के तरफ किसी चाल से गति करता हुआ आता है तो व्यक्ति को दर्पण में अपना प्रतिबिंब दुगुनी चाल से आता नजर आएगा या दुगुनी गति से उसका प्रतिबिंब उसे अपनी तरफ आता प्रतीत होगा, दुगुनी रफ्तार से आता हुआ प्रतीत होगा। क्लियर हो गया? अगली विशेषता, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पलट जाता है। क्या होता है? पलट जाता है। पलट जाता का मतलब लेटरल इन्वर्जन हो जाता है। क्या हो जाता है? समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो पलटा हुआ प्रतीत होता है। पलटा हुआ मतलब प्रतिबिंब का लेटरल इन्वर्जन हो जाता है। जैसे ये है एल, ये है एल, तो इसका प्रतिबिंब आपको इस तरह दिखेगा। ये है एन, ये है एन, तो इसमें आपको इस तरह दिखेगा। आपका बायां हाथ प्रतिबिंब में दायां प्रतीत होगा। तो ये जो प्रतिबिंब तो सीधे बनते हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब तो सीधे बनते हैं, लेकिन उस प्रतिबिंब का क्या हो जाता है? लेटरल इन्वर्जन हो जाता है। क्या हो जाता है? लेटरल इन्वर्जन मतलब प्रतिबिंब क्या हो जाता है? पलट जाता है। प्रतिबिंब क्या हो जाता है? पलट जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत? अब का समतल दर्पण में ऐसा क्यों होता है? समतल दर्पण में ऐसा ही होता है, ठीक है ना, इसीलिए इसका नाम है समतल दर्पण। मतलब सवाल यह है कि समतल दर्पण में ऐसा क्यों होता है? उत्तर इसका यही होगा कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दर्पण समतल है। समतल दर्पण की प्रकृति ही है कि वे इस तरह व्यवहार करेगा, ठीक है। समतल दर्पण की प्रकृति ही है कि वो इस तरह प्रकाश के साथ व्यवहार करेगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की सारी विशेषताओं को आप समझ गए। अगली विशेषताओं पर आइए। मान लीजिए दोस्तों, एक समतल दर्पण इस तरफ रखा हुआ है और एक समतल इस तरफ रखा हुआ है, यानी दोनों समतल के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री, और उसके बीच में कोई वस्तु रखा हुआ। या मान लीजिए एक समतल दर्पण इस तरह है और दूसरा समतल दर्पण इस तरह है और उसके बीच में कोई वस्तु रख दिया गया है, तो हमें इस वस्तु का कितना प्रतिबिंब बना नजर आएगा? यानी जब दो समतल दर्पण एक दूसरे से किसी कोण से जुड़े हो, जब दो समतल दर्पण एक दूसरे से किसी कोण पर जुड़े हो और उन दोनों समतल दर्पण जो एक दूसरे से किसी कोण पर जुड़ा हुआ उनके बीच में वस्तु को रख दे, तो हमें उस वस्तु का कितना प्रतिबिंब प्राप्त होगा? हमें उस वस्तु का कितना प्रतिबिंब प्राप्त होगा? इसके लिए एक समान सा फॉर्मूला है, 360 डिग्री बटे थीटा या 360 डिग्री बटे थीटा माइनस
1। उत्तर हमेशा विषम संख्या लेना है। उत्तर हमेशा क्या लेना है? विषम संख्या लेना है। अगर विषम संख्या नहीं आ रहा है तो एक घटाकर उसे क्या बना लेना है? तो जब दो या दो से अधिक जब दो समतल दर्पण, अधिक नहीं, जब दो समतल दर्पण एक दूसरे से किसी कोण पर जुड़ा हो और उनके बीच हम वस्तु को रख दे, तब हमें कितने प्रतिबिंब उस वस्तु के प्राप्त होंगे? तो इसका उत्तर हमें किस फॉर्मूला से प्राप्त होता है? 360 डिग्री बटे थीटा या 360 डिग्री बटे थीटा माइनस 1। उत्तर लेना है हमेशा विषम संख्या। उत्तर लेना है हमेशा विषम संख्या। क्लियर? बात समझ गए? अब यहां पर 90 डिग्री पर है, यहां पर कितना है? तो देख लीजिए कितना प्रतिबिंब बना? 360 डिग्री बटे 9 चौके। उत्तर आया सम या विषम? तो हम एक क्या कर लेंगे? तो कितना इसका प्रतिबिंब बनेगा? 3। जब दो समतल दर्पण 90 डिग्री पर झुका हो तो उसके बीच रखे वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनता है? अब मान लीजिए दोस्तों यहां पर जो है 60 डिग्री है और वस्तु रखा है, तो कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा? 6 सम संख्या आ गया तो कितना? विषम आ गया 360 डिग्री बटे थीटा का मान, तो उतना ही प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन सम आ गया तो हम एक क्या करके घटाकर उसे क्या बना लेंगे? तो जब दो समतल दर्पण 60 डिग्री कोण पर झुका हो तो उनके बीच रखे वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा? 5 प्रतिबिंब बनेगा। कितना प्रतिबिंब बनेगा? क्लियर? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को समझे। एक बार पढ़िए तो सब कुछ समझ गए कि नहीं? समझना क्या है, सारे पॉइंट को याद करना है दोस्तों। वेलोसिटी में डिफरेंस क्यों आता है? अब देखिए इसके लिए प्रूव्ड करना पड़ेगा, ठीक है? उतना विस्तार में हमें जाने की कोई आवश्यकता। 10वीं किताब पढ़े होंगे फिजिक्स, उसमें लंबा लंबा थ्योरम है, प्रूव्ड है। तब वो प्रूव्ड करने लगेंगे तो फिर अब कहिएगा कि इतना लेंदी काहे हो गया है। तो मैं फैक्ट्स को परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना है। प्रूव्ड करने के लिए आपको ना तो एग्जाम में पूछेगा और ना ही आपको और कहीं जरूरत पड़ेगा। हाँ, अगर आप किसी दर्पण से संबंधित तथ्यों को प्रूव्ड करने की कोशिश करेंगे, 10वीं की किताब में बहुत विस्तार पूर्वक किया हुआ है। क्लियर? कौन सा पॉइंट? और यह आवर्धन, एक चीज नहीं बताए हैं, आवर्धन मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन, ध्यान दीजिएगा, मैग्निफिकेशन हमें बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा है। जैसे हम कहते हैं कि प्रतिबिंब का मैग्निफिकेशन या आवर्धन 2 है, तो इसका मतलब है प्रतिबिंब वस्तु का दुगुना बड़ा है। अगर हम कहेंगे आवर्धन 1 है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु के बराबर है। आवर्धन 3 है तो प्रतिबिंब वस्तु से 3 गुना बड़ा है। तो आवर्धन एक ऐसी भौतिक राशि है जो हमें बताएगा कि प्रतिबिंब
दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब या लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा है। जैसे आपको कह दिया कि दर्पण या लेंस में बने प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु का आधा है। अगर आपसे कह दिया कि आवर्धन प्रतिबिंब का 1 है, तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु के बराबर है। आवर्धन 2 है, तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब वस्तु का 2 गुना बड़ा है। तो आवर्धन वो फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें यह बताएगा कि प्रतिबिंब वस्तु का कितना बड़ा है, प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा है, या प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना छोटा है। क्लियर हो गया। और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। और ये निकालते हैं दोस्तों प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। और समतल दर्पण में उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है जितना बड़ा वस्तु है। मान लीजिए दर्पण के सामने वस्तु की ऊंचाई 4 मीटर है, तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब की ऊंचाई भी 4 मीटर होता है। यानी दर्पण के सामने वस्तु जितना बड़ा है, प्रतिबिंब उसका उतना ही बड़ा बनता है। यानी कि दर्पण के आगे वस्तु की ऊंचाई 4 मीटर है, तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब की ऊंचाई 4 मीटर होगा। और कट के ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब की ऊंचाई उतनी ही होती है जितने दर्पण के सामने किसकी होती है। और ऐसी स्थिति में दोनों की ऊंचाई बराबर रहने पर वो कट कर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आवर्धन प्रत्येक स्थिति में कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होता है। क्लियर हुआ? न हुआ? हो गया। आवर्धन में कोई दिक्कत? समझ गए न बात को? तो समतल दर्पण में हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनते हैं। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे रहता है जितना वस्तु दर्पण के आगे रहता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का लेटरल इन्वर्जन होता है। लेटरल इन्वर्जन होता है। पार्श्विक उत्क्रमण होता है। पार्श्विक उत्क्रमण क्या है समझ गए ना? समतल दर्पण में आपतित किरण का विचलन, आपतित किरण का विचलन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा होता है, या 180 डिग्री माइनस 2i। 2 समतल दर्पण किसी कोण पर झुके हुए हो और उनके बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा? कोई दिक्कत है? समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आवर्धन हमेशा कितना होता है? +1 होता है। समतल दर्पण में चूंकि हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो उसे हम पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। पर्दे पर उतार अगर कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर भी वेग से भागता है, तो उसका प्रतिबिंब उसकी ओर 2v वेग से, यानी दुगुनी वेग से भागता हुआ नजर आएगा। दुगुनी वेग से भागता हुआ। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? एक बार और पढ़ दीजिए दोस्तों, याद ही हो जाएगा। हमको लगता है याद ही हो गया होगा। क्या समतल दर्पण में कभी भी वास्तविक या उल्टा प्रतिबिंब बनना संभव है? और ध्यान दीजिए कि अगर एक व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब किसी दर्पण में देखना है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति का ऊंचाई 6 फीट है। एक व्यक्ति का ऊंचाई, और उसे अपने दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब चाहिए। उसे किसी दर्पण में अपने शरीर के आकार का पूरा प्रतिबिंब चाहिए। तो दर्पण का आकार कितना होनी चाहिए? दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 3 फीट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 3 फीट होनी चाहिए। क्लियर हुआ दोस्त? बात को समझे कि ना? एक व्यक्ति को
अपना संपूर्ण आकार का प्रतिबिंब किसी दर्पण में देखना है तो इसके लिए दर्पण की साइज अथवा दर्पण की ऊंचाई उस व्यक्ति के ऊंचाई का क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए कि एक व्यक्ति 6 फीट का है और चाहता है कि उसके 6 फीट शरीर का पूरा प्रतिबिंब कोई दर्पण में बने, इसके लिए दर्पण की ऊंचाई कम से कम 3 फीट होनी चाहिए, ऊंचाई चौड़ाई नहीं, क्या? क्लियर? बात समझ गए? कोई दिक्कत? समतल दर्पण के आगे वस्तु जितना बड़ा होता है प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि हमारे पूरे लंबाई का प्रतिबिंब समतल दर्पण में बने, हमारे पूरे लंबाई का प्रतिबिंब समतल दर्पण में बने, उसके लिए दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 4 मीटर लंबे वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 2 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2 मीटर होनी चाहिए। कोई दिक्कत दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं ना? समतल दर्पण में प्रतिबिंब और वस्तु को मिलाने वाली रेखा दर्पण पर लंब होता है या नहीं होता है? समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनाता है उसको आप स्केच पर बनाकर दिखा दीजिएगा। बनाइए। बना लीजिए। मान लीजिए कभी 9th-10th के विद्यार्थी के पास बैठने का मौका मिलेगा तो आप उसे समतल दर्पण के बारे में समझाइएगा तो सबसे पहले आपको इमेज ही बनाना पड़ेगा। बनाइए, इमेज सब बनाइए। बना लिए? देखते हैं कितना। वेरी गुड, वेरी गुड, बन गया। समतल दर्पण के लिए हर वस्तु बिंदुए समान होगा। समझे कि नहीं समझे? बना लिए? आइए दोस्तों, कदर बना जी। भूल गई, तुरंत भूल गई। तब ऐसे में कैसे होगा नौकरी? यो सब तय कर लिया है कि नहीं रोटिए बेलना है हमको। अरे अल्लाह ने बना। वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर? आजकल लड़की सबको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है क्योंकि नौकरी पहले उसी को चाहिए। लड़की सबको ज्यादा से ज्यादा नौकरी होगा तभी समाज में सुधार आएगा, है कि नहीं? बहुत अभी भी समाज में बहुत बदलाव होना बाकी। आपको कई बार जो भी ऐसा कई लड़का को देखे है, सही बता रहे हैं आपको कि हम झूठ बोल रहे, सही एकदम है। उसका खुद का बहन मूर्ख है लेकिन दूसरे का बहन जो पढ़ने जाता है वो कमेंट मारेगा। खुद का बहन घर से निकलाने है, वो चूल्हा फूकता है भर दिन, लेकिन उसको अपने बहन से मतलब वो सोचता है, उसके माइंड में चल रहा था अरे मेरा बहन तो मूर्ख है, ये सब का बहन पढ़ क्यों रहा है। उसको अंदर में खलबली मच जाता है, तब वो कुछ सोच नहीं पाता है, तब जानबूझकर गड़बड़ काम करेगा। जो लड़कियां पढ़ रहा है उस पर कमेंट मारेगा, गलत इस तरह का संकेत करेगा। तो ये सब जो सामाजिक बुराई है, ध्यान दीजिए, ये सब जो सामाजिक बुराई है ये तभी खत्म होगा जब ज्यादा से ज्यादा लड़कियां पढ़ेगा और नौकरी में आएगा और बेरोजगार लड़का से शादी करेगा। अल्लाह मत
अल्लाह मत करिए। एस्फेरिकल मिरर, एस्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधी होती है, मतलब प्रतिबिंब सीधी होती है, उल्टी नहीं होती है। एस्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण। अब ये गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण, जो दर्पण, दर्पण तो आप जानते हैं ना कि दर्पण वो है जो प्रकाश का परावर्तन करे। दर्पण का काम क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन करना, प्रकाश का परावर्तन करना। तो दर्पण आप जानते हैं, समतल दर्पण आप देखे भी, लेकिन हम समतल दर्पण की बात नहीं कर रहे हैं, गोलीय दर्पण की बात कर रहे हैं। लेकिन आप समझ लीजिए, दर्पण कोई भी हो, उसका काम है प्रकाश का परावर्तन करना, उसका काम है प्रकाश का। लेकिन ये गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण क्या है? जो दर्पण गोला को काट कर बने वही गोलीय दर्पण है। दोस्तों ये गोला है, गोला, और इसको बीच से काट दिए, बन गया क्या? तो जो दर्पण गोला को काट कर बने वही है गोलीय दर्पण। सीधा बात है, क्लियर? अरे वही गोला, शंकु, बेलन, ठीक है। तो जो दर्पण गोला को काट कर बनता है उसे ही क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। यह है गोला और बीच से इसको काट देते हैं। अब अगर गोला के बाहरी, अब अगर गोला के बाहरी भाग में पेंटिंग डेंटिंग कर दें तो ये बन जाएगा क्या? अवतल, कॉनकेव। पेंट इसलिए कर दिए हैं ताकि हम ये बताना चाह रहे हैं कि प्रकाश आगे नहीं जाएगा। क्लियर? और अगर गोला के भीतरी भागों को पेंट कर दे, या हिंदी में कहते हैं कलई कर दे, तो ये बन जाएगा क्या? उत्तल, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। क्लियर? जो दर्पण गोला को काट कर बनता उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? उत्तल और। जब गोला को काट कर गोला के बाहरी भाग को कलई कर देते हैं, या पेंट कर देते हैं, या रंग देते हैं ताकि प्रकाश उस तरफ न भागे, तब यह बनता है अवतल। अब भीतरी भाग को पेंट कर दे तो देखिए दोस्तों, ये है अवतल, ये है अवतल, ये है। क्लियर? बात समझ गए? तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? क्या समतल दर्पण गोलीय दर्पण है? नहीं, समतल दर्पण गोलीय दर्पण नहीं है। समतल दर्पण गोलीय दर्पण नहीं है। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये है अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की खासियत होती है कि इससे जितने प्रकाश की किरणें टकराती है, इससे जितने भी प्रकाश की किरणें, उसको यह एक बिंदु पर क्या कर देती है? केंद्रित कर देती है। उसे एक बिंदु पर क्या कर देती है? केंद्रित कर देती है। इसीलिए इसे कॉन्वर्जिंग, क्या कहते हैं? कॉन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, यानी अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्लियर हो गया? अवतल दर्पण की खासियत होती है,
अवतल दर्पण की खासियत होती है, क्या हुआ? अभिसारी होगा। अच्छा, हिंदी नाम में मिस्टेक कर जाते हैं, हटा ही देते। आप लोग हिंदी देख लीजिएगा, हम थोड़ा भूल जाते हैं। तो अवतल दर्पण की एक खासियत है। एक कह रहा है दीपू मिश्रा की गोला किस चीज का होना चाहिए? कांच का, कांच का, कांच का होना चाहिए। ठीक है, गोला किस चीज का? कांच का। या आजकल प्लास्टिक का भी होता है। ठीक है, आजकल प्लास्टिक भी उच्च क्वालिटी के आगे हैं, उससे भी दर्पण बनाए जाते हैं। लेकिन अधिकांशतः प्रयोगशाला में, आप 10वीं क्लास की प्रयोगशाला में देखे होंगे। वैसे सरकारी स्कूल में होता कहाँ है, वैसे प्राइवेट स्कूल में होता है तो किया जाता नहीं है। प्राइवेट स्कूल में मास्टर रखेगा 15,000 महीना वाला, उसको खुदे पता नहीं क्या है। ठीक है, सही बता रहे हैं हम। स्कूल में मास्टर से बड़ा शोषण होता है। डायरेक्टर कमाएगा पूरा, टीचर को मिलेगा कुछ नहीं। तो प्राइवेट स्कूल वाला क्या करता है कि बड़ा बड़ा प्रयोगशाला बनाएगा, ताकि विद्यार्थी का गार्जियन आए तो उसको देखा, सर यही है लैब, लैब। ठीक है, विद्यार्थी का गार्जियन आएगा प्राइवेट स्कूल में, देखा अरे लैब है और यही तो असली पढ़ाई हो रहा है। लैब करवाने वाला मास्टर है। ठीक है, हम लंबे समय तक प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाए हैं, शिक्षण का कार्य किए हैं। ठीक है, हाँ हाँ, पटना में जितना नामी है ना सब में पढ़ाए हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अब ठीक है, वहां पढ़ाते थे, उतना मतलब ज्यादा नाम था नहीं मेरा, जितना हम आप लोग को पढ़ा कर थोड़ा बहुत जानकारी लोग जाना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण में जो भी प्रकाश की किरणें आती है वो सभी प्रकाश, यह 2 प्रकाश की किरणें, तीसरा चौथा भी लीजिएगा ना, ये भी यहीं जाएगा, ये भी यहीं जाएगा, सबको एक बिंदु पर कर देती है। अवतल दर्पण सारे प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर एक बिंदु पर केंद्रित कर देती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कॉन्वर्जिंग कहते हैं। अधिकांश प्रयोगशालाओं में, ठीक है, जो दर्पण होते हैं वो कांच के ही बने होते हैं, लेकिन दर्पण प्लास्टिक के भी, हाई क्वालिटी के प्लास्टिक के भी बने हो सकते हैं। क्लियर? जो भी परावर्तन करता है उसे आप दर्पण तो कह ही सकते हैं, चाहे वो कांच प्लास्टिक हो या ना हो, परावर्तन कर रहा है तो वो दर्पण कहलाने योग्य है। तो अवतल दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है? कॉन्वर्जिंग लेंस के मिरर के रूप में। कॉन्वर्जिंग मिरर मतलब प्रकाश को एक बिंदु पर क्या कर देना? केंद्रित कर देना। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए, यह है दोस्तों उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। इस किरण का कि ये सारे प्रकाश के किरणों को क्या कर देती है? फैला देती है। उत्तल दर्पण की खासियत है कि इससे जितने भी प्रकाश की किरणें टकराएगा, इससे जितने भी प्रकाश की किरणें टकराएगा, सबको ये क्या करेगा? फैला देगा। सबको ये क्या करेगा? फैला देगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। तो ये भी याद रखना है कि अवतल दर्पण क्या कहलाता है? कॉन्वर्जिंग मिरर। और उत्तल दर्पण क्या करता है? डाइवर्जिंग मिरर। अवतल दर्पण से जितने भी प्रकाश की किरणें टकराती है, सारा प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर क्या हो जाती है? केंद्रित हो जाती है। अवतल दर्पण से जितने भी प्रकाश की किरणें टकराती है, सब एक बिंदु पर क्या हो जाती है? केंद्रित हो जाती है। क्या हो जाती है? केंद्रित हो जाती है। क्या हो जाती है? केंद्रित हो जाती है। और उत्तल दर्पण पर जितने प्रकाश की किरणें टकराती है, सब भिन्न भिन्न दिशाओं में बिखर जाती है। उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को बिखराता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं?
डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर का मतलब प्रकाश को, कन्वर्जिंग मतलब प्रकाश को एकत्रित करना। कौन सा गोलीय दर्पण प्रकाश को एकत्रित करता है? अवतल। कौन सा गोलीय दर्पण प्रकाश को फैलाता है? उत्तल। कौन सा गोलीय दर्पण प्रकाश को फैलाता है? कोई दिक्कत? अब आइए दर्पण से जुड़े भिन्न भिन्न टर्म, दर्पण से जुड़े भिन्न भिन्न टर्म। पहला क्या है? पोल। ये है अवतल, ये है उत्तल। तो दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? यह दर्पण है, दर्पण का एक मध्य बिंदु होता है, एकदम मिडिल पॉइंट। तो दर्पण के मिडिल पॉइंट को ही दर्पण का पोल कहते, ध्रुव कहते हैं। इसको संकेत के रूप में क्या लिखा जाता है? पी लिखा जाता है। संकेत के रूप में क्या लिखा जाता है? दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? मध्य बिंदु को पोल कहते हैं। क्लियर? एक है कि बीपीएससी टीचर का एग्जाम आ रहा है, जल्दी से फिजिक्स खत्म के। बिल्कुल दोस्तों, बीपीएससी टीचर से पहले पूरा फिजिक्स खत्म। क्लियर? पूरा। और बीपीएससी टीचर के लिए इतना विस्तार में जाकर पढ़ा रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। जो भी बीपीएससी टीचर वाला है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका परीक्षा में। और ज्ञान बिंदु से जो तैयारी करके टीचर बनेगा, उस टीचर का इलाका में नाम होने वाला है। सही में कहते हैं। बहुत स्टूडेंट बना टीचर, और बहुत मिलने भी आए। तो हम उनसे यही पूछे, पढ़ा रहे हैं कि नहीं? सर पढ़ाने वाला माहौल नहीं है। चलिए, आपको माहौल से क्या मतलब है? माहौल से क्या मतलब है? आपको जाना, आपको पढ़ा देना है। तो सर बच्चा गांजा पी के आ जाता है। माहौल नहीं है पढ़ने का। कल ये कुछ भी नहीं हो, विद्यार्थी पढ़े कि ना, अकेले क्लास में कोई नहीं। अब जाइए, अब बोर्ड पर जो है झूठ मूठ का तोड़ते रहिए, और एक दिन आपका नाम होगा कि स्कूल में कोई था जो पढ़ाई के हित के बारे में सोच रहा था। तो विद्यार्थी बोला कि सर थोड़ा बहुत दिक्कत होता है पहली बार पढ़ाने में। कल कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लास मेरा लिए हैं। हाँ सर लिए हैं। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं? हाँ पढ़ रहे हैं। फिजिक्स पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं? हाँ। कल सब 9th 10th का हम पढ़ाते हैं। 80% चीज हम 9th 10th का पढ़ाते हैं। वो क्लास करिए और जाके सीधा पढ़ाइए। उसके बाद विद्यार्थी एक महीने के बाद फोन किया, क्या गांव में सर मेरा फैन हो गया सब। सही बोले। कल क्या किया? कहा कि सर आपके बायोलॉजी में सेल पढ़े और 9th क्लास में जाकर सेल पढ़ा दिए, पूरा सब खुश हुआ। अब हेडमास्टर हमसे जल रहा है कि ये पढ़ा कह रहा है स्कूल में। हम भी बोल दिया हम तो पढ़ेबे ठो करेंगे। तो आप ये समझिए कि हम इतना पढ़ा देते हैं कि बीपीएससी टीचर तो छोड़िए, प्राइवेट टीचर में भी आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं, बहुत अच्छा। कई हमारे स्टूडेंट 9th 10th क्लास का कोचिंग चला रहे हैं, बेगूसराय में चला रहे हैं, छपरा में चला रहे हैं, और पूरा एकदम पूरा नाम है दोस्तों। 5 लाख 7 लाख रुपए महीने का टर्नओवर है उसके कोचिंग का, केवल 9th 10th। तो
सब कुछ है कि क्लास में आप कितनी शांति और गंभीरता से हमारी बातों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये लगता है। अगर आप पूरा इंटरेस्ट लेकर सीखने के भाव से पढ़ रहे हैं तो आपका करियर बनेगा ही बनेगा। नौकरी ना भी हो तो आप बेहतरीन शिक्षक बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन इसके लिए शांति और गंभीरता पूर्वक सारी बातों को समझना होगा और केवल समझना होगा। परीक्षा में क्या प्रश्न पूछे जाएंगे इससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है, क्योंकि प्रश्न अंतिम चैप्टर के अंत में है और उसके लिए डिटेल वीडियो क्लास अवेलेबल करा रहे। तो क्लास में बिल्कुल समझने पर ध्यान रखिएगा, सीखने के भाव से आप शांति और एकाग्रता बनाए रखिएगा। क्वेश्चन तो बाद में होगा ही होगा और ठीक से समझ जाइएगा तो 80% क्वेश्चन तो आप खुद बोले कि बन जाता है। तो आइए एक बार हम देख लेते हैं। तो जो भी बीपीएससी टीचर वाले हैं, पूरा तरह से आप हर तरह के दबाव से मुक्त रहिए। उससे पहले आपका फिजिक्स समाप्त होगा। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को पोल कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को पोल कहते हैं। क्लियर हो गया? अब दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेटर, वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेटर यानी वक्रता केंद्र। अब देखिए, गोलीय दर्पण गोला को काटकर बनता है। गोलीय दर्पण गोला को काटकर बनता है और आप जानते हैं प्रत्येक गोला में एक केंद्र होता है। प्रत्येक गोला में एक केंद्र होता है। मान लीजिए हम इसको यहां से काट दिए, यहां से काट दिए और इसको बना दिए बाहर की तरफ से पेंट करके अवतल या कलई करके अवतल, और इसको भीतर के तरफ से पेंट करके बना दिए उत्तल। तो एक दर्पण को जिस गोले से काट कर बनाया जाता है उस गोले का केंद्र ही उस दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक गोलीय दर्पण को गोला काटकर बनाया जाता है। एक गोलीय दर्पण को जिस गोला से काटकर बनाया जाता है उस गोला का केंद्र ही उस दर्पण का, ये जो केंद्र है ये अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र है और ये उत्तल दर्पण का भी वक्रता केंद्र है। दोस्तों क्लियर बात समझ गए? दर्पण, गोलीय दर्पण को जिस गोला काटकर बनाया जाता है उस गोले का केंद्र ही दर्पण का क्या हो जाता है? वक्रता केंद्र। क्लियर हो गया? बात समझ गए? दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? पोल। दर्पण के मध्य बिंदु को पोल। दर्पण को जिस गोला से काटकर बनाया जाता उस गोले का केंद्र दर्पण का। क्लियर हो गया? अब पोल समझ गए ना? अब वक्रता केंद्र को किसमें इंडिकेट करते? किससे? वक्रता केंद्र और ध्रुव के मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते। यह है वक्रता केंद्र और यहां से यहां तक की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेटर। रेडियस ऑफ वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेटर। दर्पण के वक्रता केंद्र और उसके ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा को, ये रेखा हमेशा सीधी होती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो सकती। ये रेखा हमेशा क्या होती है? सीधी होती है। रेखा हमेशा क्या होती है? दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण का वक्रता
दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण जिस गोला से काटकर बना है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण के वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते। क्लियर? ऐसा ही उत्तल दर्पण में भी होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए दोस्तों, क्या हो रहा है? हल्ला इतना करते हैं कि दिमाग मेरा ओलबोल हो जाता है। और ये है वक्रता और ये हो गया वक्रता। अब आपको समझना है प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, मुख्य अक्ष क्या है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष क्या है। अरे अब कोई भी सब एग्जाम अब लोकसभा के बाद होगा, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। अब फिजिक्स में क्या बचा? इलेक्ट्रिसिटी बचा है, ठीक है, 3 लेकिन है बराबर, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये वक्रता त्रिज्या। अब ध्यान दीजिए कि वो लाइन, वो रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती उसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। वो रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती उसे क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, ये रेखा मुख्य अक्ष नहीं कहलाएगा। मुख्य अक्ष वही रेखा कहलाएगा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरे। वक्रता केंद्र और तो मुख्य अक्ष वो काल्पनिक रेखा है, मुख्य अक्ष वो काल्पनिक रेखा है जो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है। मुख्य अक्ष कोई भी रेखा नहीं हो सकता है, केवल एक रेखा हो सकता है जो गुजरनी चाहिए वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण जिस गोला से काटकर बनता उस गोला के केंद्र को वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष। एक दर्पण में कितने मुख्य अक्ष हो सकते हैं? कितने मुख्य अक्ष हो सकते हैं? एक हो सकते हैं, क्योंकि मुख्य अक्ष वही रेखा होगा जो अनिवार्य रूप से गुजरेगा वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर। क्लियर? कोई दिक्कत? अब हम समझेंगे कि फोकस और फोकल लेंथ क्या है। फोकस और फोकस दूरी क्या है? फोकस और फोकस दूरी क्या है? दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। दर्पण को जिस गोला से काटकर बनाया जाता है उस गोले के केंद्र को क्या? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता मुख्य अक्ष किसे कहते? क्लियर? अब फोकस समझिए दोस्तों, ये है दर्पण और ये है मुख्य अक्ष। कोई दिक्कत? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है उसे फोकस, उसे जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे कहते हैं फोकस। और फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को क्लियर? समझे? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, किस अक्ष के समांतर?
मुंह कक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुंह कक्ष से जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मुंह कक्ष को काटती है उस बिंदु को क्या कहती हैं? और फोकस से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को, और दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की, यहां से यहां की दूरी, यहां से यहां की दूरी का आधी होगा। क्लियर? ध्यान रखिएगा, मुंह कक्ष के समांतर जितना भी रेखा आएगा, मुंह कक्ष के समांतर जितना भी रेखा आएगा वो कहां से गुजरेगा? जितना भी रेखा मुंह कक्ष के समांतर आएगा वो परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगा? कहां से गुजरेगा? मुंह कक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद दर्पण के मुंह कक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस से ध्रुव तक की दूरी को। क्लियर हो गया? लेकिन दोस्तों अगर उत्तल दर्पण की बात करिएगा तो उत्तल दर्पण में ये हुआ मुंह कक्ष, लेकिन ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देती है? इसलिए हमें यहां मिलती हुई मुंह कक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें मुंह कक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या मुंह कक्ष को जिस बिंदु पर कटती हुई नजर आती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को। दर्पण का फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। दर्पण का फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या का, अगर वक्रता त्रिज्या 24 मीटर है तो फोकस दूरी 12 मीटर होगा। क्लियर हो गया? दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का पोल कहते हैं। दर्पण जिस गोला से काटकर बनता उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को मुंह कक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? एक दर्पण में कितने मुंह कक्ष हो सकते हैं? एक। कितने मुंह कक्ष हो सकते हैं? एक। और फोकस और फोकस दूरी किससे कहते हैं? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं ना? सब कुछ समझ गए? अब हम समझेंगे आवर्धन। और आवर्धन समझाने की क्या फिर से जरूरत है? आवर्धन तो समझ ही गए ना? अब एक चीज समझना, द्वारक। क्या समझना है? द्वारक। एपर्टर। द्वारक क्या, इसको समझ लीजिए दोस्तों। ये कौन दर्पण है? इसी कोण को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। द्वारक को दो तरीके से मापा जाता है। दर्पण के घेरे को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के घेरे को ही दर्पण का, इसको दो तरीके से मापा जाता है। या तो ये दूरी माप लीजिए, या तो ये दूरी माप लीजिए। ये दूरी भी द्वारक हो गया और ये थीटा भी। तो द्वारक का मापन दो तरह से होता है। यहां से यहां तक की दूरी भी क्या कहलाएगा? और इस तरह कोण जो बना मुंह कक्ष पर वो भी क्या कहलाएगा? दर्पण के घेरा ही दर्पण का द्वारक कहलाता। क्लियर हो गया? अब हमें समझना है कि अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या है और उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या है। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता को समझ गए? दर्पण गोलीय दर्पण के सारे टर्म को समझ गए? तो दोस्तों आज की क्लास को देते हैं यहीं पर विराम। अबे पहले इनको लोग को निकलने दीजिए। आज के क्लास को देते यहीं विराम और अगले क्लास में हम दर्पण के द्वारा बने हुए प्रतिबिंब, दर्पण के द्वारा बने हुए प्रतिबिंब, खासकर अवतल दर्पण के द्वारा बने हुए प्रतिबिंब के विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। मोटिवेशन तो आज दिए।
बंद कीजिए, बंद कीजिए।